हेलो स्टूडेंट, सीबीएड सेकेंड ईयर का टॉपिक है जेंडर, विद्यालय एवं समाज के 8वें पेपर से है, जिसमें ये टॉपिक है इसका पितृसत्ता का अर्थ एवं परिभाषाएं। पितृसत्ता का अर्थ एवं परिभाषाएं के अंतर्गत पितृसत्ता से अभिप्राय क्या है ना। पिता जिस परिवार में पिता मुखिया हो, पिता सर्वोदय हो, उसको सर्वशक्तिशाली हो, उसी के ऑर्डर प्रभावित हो, आदेश निकले या उन्हीं के द्वारा भरण पोषण किया जाए, तो इसलिए पितृसत्तात्मक अपनी सत्ता है, प्रारंभ से चली आ रही है। तो इसमें देखते हैं कि पितृसत्ता से अभिप्राय है परिवार के सबसे बड़े पुरुष सदस्य के शासन से भी लगाया जा सकता है। इसमें पिता, बड़ा भाई या परिवार का कोई भी पुरुष सदस्य रूप में हो सकता है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था सामाजिक संरचना के रूप में स्त्रियों के ऊपर पुरुष के शारीरिक, सामाजिक एवं आर्थिक शक्ति के रूप में समझा जा सकता है। साल्विया के अनुसार पितृसत्ता सामाजिक संरचना और प्रेरणाओं के प्रथाओं के रूप में एक व्यवस्था है जिसमें पुरुषों का स्त्रियों पर वर्चस्व रहता है, वे उनका शोषण एवं उत्पीड़न करते हैं। इसके बाद गर्डी लर्नर के अनुसार भी परिवार में स्त्रियों एवं बालिकाओं पर पुरुषों के वर्चस्व की अभिव्यक्ति एवं संस्थागतकरण तथा सामान्य रूप से यह स्त्रियों पर पुरुषों के सामाजिक अधिकार का विस्तार है। इसका अभिप्राय है कि पुरुषों का समाज के सभी महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर नियंत्रण रहता है तथा स्त्रियां ऐसी सत्ता तक पहुंचने से वंचित रहती हैं जो आगे लिखती हैं कि इसका यह अर्थ है नहीं कि स्त्रियां पूरी तरह शक्तिहीन हैं या पूरी तरह अधिकारों, प्रभावों व संसाधनों से वंचित हैं। नेक्स्ट इसके मैगी फॉर्म के अनुसार जो है वो है मैगी फॉर्म के अनुसार है पिता एक पुरुष पितृसत्तात्मक है, एक पुरुष आधारित तंत्र है जो स्त्रियों को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक संस्थाओं के अधीनस्थ करके रखते हैं। इस पितृसत्तात्मक व्यवस्था में स्त्रियों को उमा चक्रवर्ती कहती है कि पितृसत्तात्मक जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में स्त्रियों को रखा जाता है जीवन में और उनको पुरुष के नियंत्रण में रखा जाता है। तो उन्होंने कहा पितृसत्तात्मक व्यवस्था में स्त्रियों के जीवन के जिन पहलुओं पर पुरुषों का नियंत्रण रहता है उनमें सबसे महत्वपूर्ण पक्ष उनकी प्रजनन क्षमता होती है। नेक्स्ट इसका जो टॉपिक है पितृसत्तात्मकता का उदय, किन कारणों से इसका उदय होता है ना, कि इस प्रकार से इसका विकास होता है, कौन कौन इसके कारक जिम्मेदार होते हैं, ऐसे प्रश्न विभिन्न मतभेद उत्पन्न करते हैं। तो इसके निम्नलिखित कारण बताए हैं जिसमें कि पहला कारण इतिहास लेखन में पुरुषों का वर्चस्व रहा है एवं इतिहास लेखन में स्त्रियों की पहचान की अवहेलना स्वाभाविक ही थी। इतिहास में महिलाओं को एवं भारत के संदर्भ में अधिकतर धार्मिक संस्थाओं के द्वारा इन्हें दबा कर रखा गया है। दूसरा कारण होता है इतिहास लेखन में इतिहास स्वयं भी सत्ता ढांचे का एक हिस्सा मात्र ही है एवं इसलिए संभवतः पितृसत्ता के उदय एवं विकास पर नारीवादियों द्वारा प्रश्न चिन्ह लगाना सही प्रतीत होता है। ये नारीवाद के लगभग सभी इस प्रकार के जो मुख्य कारण रहे हैं, स्त्रियों की दमन की मुख्य कारण रहे हैं। पितृसत्ता की प्रधानता का ढांचा रहा है, परंतु पितृसत्ता की उत्पत्ति को लेकर नारियों के मध्य में विभिन्न मत प्रचलित हैं। ऐसा माना जाता है कि ये तो प्राकृतिक सोपान की व्यवस्था है। कुछ नारीवाद इस बात को खंडन भी करती हैं कि नहीं, ये तो पुरुषों के द्वारा निर्मित की गई व्यवस्था है जिसको कानूनी व्यवस्था, रीतियाँ, शिक्षा, धर्म इत्यादि के द्वारा बनाया गया है, पुरुषों के द्वारा ऐसा माना जाता है। इसके बाद आता है पितृसत्ता की विशेषताएं। तो पितृसत्ता एक सामाजिक प्रणाली है, यह एक पारिवारिक प्रणाली है
जिसमें पुरुष की भूमिका स्त्रियों की भूमिकाओं से ऊपर होती है। पितृसत्ता व्यवस्था में समाज, अर्थव्यवस्था, राजव्यवस्था, धर्म इत्यादि पुरुष का ही वर्चस्व होता है। पितृसत्ता व्यवस्था में पुरुष समस्त गतिविधियों का केंद्र बिंदु होता है और परिवार की समस्त क्रियाएं उसी के चारों ओर घूमती हैं। पितृसत्तात्मक व्यवस्था में समस्त महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय पुरुषों के द्वारा ही लिए जाते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था में आर्थिक मुद्दों पर पुरुषों का अधिकार होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है पितृसत्ता की व्यवस्था के दोष क्या क्या हैं। जैसे एक राजा होता है ना, पूरे घर को, पूरे राज्य को संभालता है, उसी का ऑर्डर सब कुछ होता है। इसी प्रकार से पिता भी अपने घर में एक उस पद पर, राज्य के मुखिया के पद पर विराजमान होता है और उसी का ही ऑर्डर फॉलो होता है, सभी उसकी बात मानते हैं। ये एक अनुशासनात्मक व्यवस्था परिवार में निश्चित होती है। इसका देखिए, उसके कुछ दोष भी हैं। पितृसत्तात्मक व्यवस्था में स्त्रियों की पूर्णतः उपेक्षा की जाती है, जिससे उनके विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। ऐसी व्यवस्था में पुरुष अपनी शक्ति का दुरुपयोग भी कर सकता है। ऐसी व्यवस्था में स्त्रियों को पुरुषों के समकक्ष स्थान नहीं प्राप्त होता है। यह व्यवस्था स्त्रियों की भूमिका की पूर्ण अवहेलना करता है। इस प्रकार की व्यवस्था में स्त्रियाँ शोषण और उत्पीड़न का शिकार बनती हैं। उपयुक्त तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर जैसे कहा जाता है कि माता का भी बराबर, ये क्या, तो 50-50 रेशियो होता है आज वर्तमान, तो माता पिता दोनों को बराबर ही माना जाता है। क्योंकि आज स्त्रियां प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के साथ कार्य कर रही हैं तथा देश और समाज के विकास में अपना अहम योगदान दे रही हैं। हमारा संविधान भी प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार प्रदान करता है। ऐसे में किसी एक को दबा कर रखने का कोई औचित्य नहीं बनता है। इसीलिए पितृसत्तात्मक, नेक्स्ट टॉपिक है पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक परिवार। हमारा जो परिवार है पितृसत्तात्मक होता है और मातृसत्तात्मक भी होता है। इसमें वंश और निवास का स्थान होता है कि हम माता के घर में जाकर रह रहे हैं या फिर पिता के घर में जाकर रह रहे हैं। तो जहाँ माता के घर में रह जाता है वहाँ तो मातृसत्तात्मक होगा, क्योंकि माता के नाम से ही बच्चों की पहचान होगी और सीखेंगे, जानेंगे, समाज जानता है। दूसरा, पिता के यहाँ रहते हैं तो पिता के नाम से पहचान होती है, वहाँ पर माता के नाम से पहचान नहीं होती, क्योंकि पिता का घर है और वहाँ जो पहचान है पहले से पूर्व में पिता की बनी हुई होती है। पितृसत्तात्मक परिवार में पिता या परिवार का सबसे बड़ा पुरुष सदस्य परिवार का मुख्य होता है। वही परिवार की संपत्ति का अधिकारी होता है। वह संचालक भी होता है। परिवार संबंधी सभी मामलों में उसकी ही बात आखिरी मानी जाती है। इस प्रकार देखिए, वंश के आधार पर भी है ना, और मैंने कहा ना निवास स्थान के आधार पर भी, तो परिवार में वंशक्रम पिता के नाम से पहचाना जाता है। यहाँ पर बच्चों के नाम के आगे पिता का नाम लगा दिया जाता है। पिता की संपत्ति पर भी उसके बेटों का ही अधिकार होता है, बेटियों का नहीं होता। लेकिन वर्तमान समय में तो ऐसा नहीं है, बेटियों को भी अधिकार दिया गया है। पिता की मृत्यु के बाद भी बड़ा बेटा परिवार का मुखिया बनता है। निवास स्थान होता है पितृसत्तात्मक परिवार में पिता का घर ही बेटों का निवास स्थान होता है। बेटों की पत्नियां भी शादी के बाद आकर उन्हीं के साथ रहती हैं। बेटियां शादी के बाद अपने पति के घर चली जाती हैं। भारतीय समाज पितृसत्तात्मक समाज का ही एक उदाहरण है। मैंने कहा ना, यहाँ पे पुरुषवाचक अधिक है, पितृसत्तात्मक। आज वर्तमान में भी पितृसत्तात्मक ही है। अगर आप देखो सारे पद में पुरुषवाचक ही है। जितने भी राष्ट्र में पद निर्मित किए गए सब पुरुषवाचक किए गए। इसमें देखिए मातृसत्तात्मक परिवार में माँ परिवार की मुखिया होती है और सारी संपत्ति अधिकार भी उसी के पास होते हैं। टेलर या मॉर्गन के अनुसार जो है समाजशास्त्री हुए, उन्होंने कहा है कि वंशक्रम में मातृसत्तात्मक परिवार में माँ के नाम से वंश चलाया जाता है। बेटियों को माँ की संपत्ति मिलती है। बच्चों का स्तर माँ के स्तर से पहचाना जाता है। निवास स्थान का भी फर्क है कि वो माँ अपने घर में जाकर रहती है। अपने बच्चों की नानी के यहाँ रहना, तो वो क्या है, उसे अपने पिता के घर में जो संपत्ति मिलती है उसका वंश वहीं से चलता है। बच्चों का निवास माँ के घर होता है। शादी के बाद पत्नी अपनी माँ के घर में रहती है। पति वहाँ पर मेहमान की हैसियत से रहता है। एस्किमो, मालदीव के निवासी, भारत में ओडामा, खासी, लवगादर आदि जनजातियों में ये व्यवस्था देखी जाती है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करें। धन्यवाद।